नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज फिर से बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम है अब 29 नवंबर को दोस्तों प्रस्तावित हो गया है, यानी कि 29 नवंबर को प्रस्तावित नहीं, तिथि निर्धारित की गई है और ये परीक्षा है 29 नवंबर 2020 को दोस्तों होने वाले। इसलिए आप लोग दोस्तों कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेट दोबारा दिया जाए। कुछ दिनों से तबियत भी खराब नहीं था, इसलिए प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट जो है दोबारा रेगुलर दिया जाए। तो दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए और इस वीडियो में जो है आपको कुल मिलाकर 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम में दोस्तों प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जो है आइडिया लगता है कि आपका कौन से टॉपिक में जो है आपकी कमी है, कमज़ोरी किसमें, आप उसमें जो है दोबारा रिवीजन कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ भी जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहली बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके विरोध में जो है वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा सर शंकर नारायण ने जो है वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या नाम है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशीय शासक कौन थे। तो सहायक संधि जो व्यवस्था थी, इसको स्वीकार करने वाले जो पहले भारतीय शासक थे, उनका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम जो थे। सबसे पहले इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, कर्नाटक युद्ध जो है किन किन के बीच में हुआ था। तो जो कर्नाटक युद्ध था किसके बीच में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए, तीसरे प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो हुआ था कर्नाटक युद्ध हुआ था। किसके मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सभी प्रश्नों का आप जवाब देते हुए चलिएगा। आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। अगला है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो देखिए, बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण है वो हुआ है गांधार शैली में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गांधार शैली। देखिए, जी में छाला पड़ गया, इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। उसके लिए अगर कोई शब्द अगर आपको समझना है तो माफ़ कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है स्पष्ट उच्चारण किया जाए। देखिए, तो जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो प्राप्त हुई वो किस शैली में प्राप्त हुई हैं, गांधार शैली में प्राप्त हुई हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। पाँचवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शैलकृत जो है, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। तो किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कन्हेरी का शैलकृत गुफा है, इसमें 12 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। सी ऑप्शन हमारा जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो हरिसेन द्वारा लिखी हुई कहाँ से प्राप्त हुई। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रयाग से। देखिए, अगर आपने पढ़ा हो तो उस नाम सुना होगा कि प्रयाग प्रशस्ति, आपने प्रयाग प्रशस्ति का नाम सुना होगा। जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है इनकी प्रशंसा का वर्णन किया है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रयाग से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के विभाजन के लिए जो है सूचियों का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। सही आंसर क्या हो जाएगा सातवें प्रश्न का, अनुच्छेद 246 में जो है सूचियों का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें कि अनुसूची कौन सी है, तो 7वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 246 हो जाएगा। इसमें 3 सूचियाँ वर्णन है, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 7वीं और देखिए अनुच्छेद हमारा देखिए अनुसूची 7वीं हो जाएगी और अनुच्छेद जो है 246, 246, 2 दूनी 4 2 3 6 याद रखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखिए, 8वां प्रश्न, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही जो है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और बात करेंगे किस आर्टिकल में उच्च न्याय हाईकोर्ट के जो है जज का वर्णन किया गया है। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ये रखी गई है अनुच्छेद 217 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 में जो है ये रखा गया है। 9वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ जो है इसकी अवधारणा को जो है निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो जो राज्यों का संघ है भारत में, यह किस कहाँ से अवधारणा लिया गया है? तो देखिए जो भारत में संघीय व्यवस्था है, क्या है? जो भारत में संघीय व्यवस्था है इसका जो ढांचा, यानी कि जो कहें कि संघीय ढांचा का वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। जो संघीय ढांचा है वो कनाडा से लिया गया है। और हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो डी इस प्रश्न का है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करें कि आयरलैंड तो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तो जो है कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? देखिए मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो ली गई है अमेरिका से। तो ये सभी बातें जो है एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, आप जरूर याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखिए, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न आसान है और इसको आप राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मान लीजिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वहीं बिहार में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप याद रखिएगा। देखिए एक हमारा होता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में। लेकिन जो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा दिवस जो है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? देखिए 11 नवंबर को जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 5 सितंबर को जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 3 पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, और राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 11 नवंबर जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आपने बार बार पढ़ा होगा कि अनुच्छेद जो 32 है, देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है 32 में रखा गया है। इसी को जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो कई बार प्रश्न बनता है। अगला देखिएगा 12वां प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। याद किससे रहेगा? देखिए एलन ने क्या किया? सबको बरी कर दिया। एलन ने बरी कर दिया। बरी का मतलब सबको मुक्त कर दिया, तो दास प्रथा को समाप्त कर दिया। एलन बरो यानी कि इन्होंने बरी कर दिया, समाप्त कर दिया दास प्रथा को। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था। कब? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना की गई थी। तो 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर जो है किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने कहा था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 16वां देखिएगा प्रश्न, संविधान का संशोधन जो है निम्न में से किस भाग से संबंधित है? तो जो संविधान का संशोधन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 20 से संबंधित है। किससे? भाग 20 से। यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? 368। अनुच्छेद 368 जो है ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका यानी कि
साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे देश में ली गई है। भाग 20 अनुच्छेद 368 याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए 17वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4A में अनुच्छेद 51A में। लेकिन जो हमारा देखिए पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जो था वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन बोल दिया, तो इसमें आप माफ़ कीजिएगा। आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो मूल कर्तव्य थे हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मूल कर्तव्य भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जो है जोड़े गए थे। लेकिन जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य था वह 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो मानसरोवर झील से देखिए सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियाँ। अगला देखिए 19वां प्रश्न, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है? तो देखिए बांग्लादेश और त्रिपुरा को जो विभाजित करने वाली सीमा रेखा है उसका नाम है शून्य रेखा। क्या है? 0 डिग्री जो 0 रेखा है उसे हम कहते, वो जो है बांग्लादेश और त्रिपुरा को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान को अलग करती है, मैकमोहन जो है भारत चीन को अलग करती है। अगला देखिएगा 20वां प्रश्न, मैरीकल्चर का संबंध किससे है? मैरीकल्चर का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जीवों का उत्पादन से, यानी कि जो समुद्री जीवों का उत्पादन होता है उसका संबंध मैरीकल्चर से होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न की जो उपाधि थी वो दी थी महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? देश रत्न महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी, ये भी याद रखना है। 22वां देखिए, निम्न में से कौन सा कमीशन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कमीशन शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखिए हंटर कमीशन शिक्षा से है, रिले शिक्षा से है, सैडलर का संबंध शिक्षा से है, ली कमीशन का जो संबंध है शिक्षा से नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ली कमीशन का जो संबंध है वह शिक्षा से नहीं है। अगला देखिएगा 23वां प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया? तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना थी वह 1875 में की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन जो 1877 में जो है मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था कहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न है कि सिपाही जो विद्रोह मेरठ से जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो जो सिपाही विद्रोह था मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखिएगा, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली मारा गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली मारा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 26वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो थी वह दिया था अकबर द्वितीय ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने जो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगें जो है ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं होती हैं? निम्न में से कौन सी तरंगें पोलराइज्ड नहीं होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगें, यानी कि जो हमारी साउंड वेव्स होती है, कौन सी साउंड वेव्स होती है, ये पोलराइज नहीं होती है। साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगें हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन। जो टारगेट 3 बिलियन पुस्तक है इसके लेखक कौन है? टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन। अगला देखिए 29वां प्रश्न, भारत के किस वायसराय ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था? तो किस वायसराय ने जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए जो सिविल सेवा था भारत में, सिविल सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। याद रखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी? तो
तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अब देखिए एक दोस्तों ट्रिक याद रख लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो देखिए ट्रिक याद रखिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको याद रखना है महागौरी। आपने महागौरी यानी कि मान लीजिए महागौरी की बात कर रहे हैं, महागौरी तू कृष्ण, बस इतना आपको याद रखना है, महागौरी तू कृष्ण। तो देखिए महानदी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है, महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कावेरी गिरती है, तुंगभद्रा गिरती है, कृष्णा गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो इसे भी नदियाँ कहाँ पर गिरती है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। यानी कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो अब पूछा गया कि कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। तो देखिए आप ऑप्शन देख के बता देंगे। देखिए महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कावेरी गिरती है। देखिए मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताया था, महागौरी तो कृष्ण, क्या था? महागौरी तो कृष्ण। तो आप देखिए महानदी हो गया आपका, यहाँ से गो से गोदावरी हो गया, री से कावेरी हो गया, बचता है क्या? साबरमती। सभी को पता है कि साबरमती जो है यह गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? साबरमती जो है अरब सागर में गिरती है। जो साबरमती यानी कि जो आश्रम है महात्मा गांधी का अहमदाबाद में, वो साबर नदी के किनारे ही है, साबरमती नदी के। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए तो कौन सा मिलान गलत है? देखिए जो सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, पहला ही गलत है। जोजिला जो है सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, और यह कश्मीर को जो है लद्दाख से जोड़ती है। जोजिला जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 32वां प्रश्न, भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी समुद्री मील है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल समुद्री सीमा है वो कितनी मील तक है? तो 32वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 मील तक है प्रादेशिक समुद्री जल सीमा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 33वां प्रश्न, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा सी झेलम। देखिए जो वेरीनाग है वह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या है? देखिए कई बार प्रश्न बनता है, झेलम का पुराना नाम है वितास्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम का नाम है पुराना नाम वितास्ता। तो कई बार पूछा जाता है कि वितास्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो वितास्ता का युद्ध हुआ था वह सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। झेलम का युद्ध जिसे हम कहते हैं या वार ऑफ वितास्ता कहते हैं। जहाँ से भी जो पॉइंट बन सके आप जरूर रिवाइज किया करिए। अगला देखिए, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या कहा जाता है? तो किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक जो स्थिति थी उसके अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 35वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय जो है एक प्रकार का क्या है? संयुक्त ग्रंथि है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 36वां प्रश्न, निम्न किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है CAG की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है वर्तमान में हमारे CAG, जो कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। अब ये जो है CAG बन गए, इनका नाम याद रखिएगा। अगला है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, देखिए लिखा है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या हो सकता है? देखिए किसी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, ये गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। सही बताना है आपको। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए जब आपातकाल की घोषणा होती है तो एक बार में जो है 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 39वां प्रश्न, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरों को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में जो है बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम था यह कब पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1976 में जो है बंधुआ मजदूर जो है को प्रतिबंधित करने वाला जो है अधिनियम पारित किया गया। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारिया जो आयोग है इसका संबंध किससे है? तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। और जो सरकारिया आयोग का संबंध है वो केंद्र राज्य के संबंध से किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया आयोग का संबंध। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 41वां प्रश्न, भारत में आकस्मिक निधि जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारी ये आकस्मिक निधि होती है यह किसके अधिकार क्षेत्र में रखी गई है? तो जो भारत की आकस्मिक निधि होती है
यह रखी गई है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में और यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के जो है अधिकार क्षेत्र में होता है, क्योंकि सारे निर्णय तो प्रधानमंत्री को ही लेने होते हैं। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रधानमंत्री जो है इसका प्रमुख होता है, आप याद रखिएगा। और जो आकस्मिक निधि का वर्णन है वो अनुच्छेद 267 में रखा गया है। किसमें? 267 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323 तक है, तो ये हमारा संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग 324 में संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग 280 में संवैधानिक निकाय है। संविधान में कर्मचारी चयन आयोग का कोई भी वर्णन नहीं, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? वायरस से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट करके देंगे। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट करके देना है कि जो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार होता है किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, या फिर उस राज्य की विधानसभा के पास? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट करके देंगे। अगला देखिए, 45वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को जो है कौन सुलझाता है? तो जो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई जब विवाद होता है तो वह केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला देखिए, 46वां प्रश्न, सामान्य रूप से फोटोग्राफी में कौन सा क्या इस्तेमाल होता है? तो सामान्य रूप से जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है वो होता है AGBR। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 48वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, 49वां प्रश्न, वर्ष 1899 से 1900 के बीच में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो जो 1942 का आंदोलन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देख लिया है। कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा। देखिए, अस्वस्थता का कारण जो है दोस्तों काफ़ी समस्या हो जा रही है वीडियो बनाने में, इसलिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको जो है वीडियो रेगुलर दिया जाए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में दोस्तों जो है किसी प्रकार की आपको एग्ज़ाम में परेशानी न होने पाए। और आप 29 नवंबर को मानकर तैयारी करिएगा। मन में शंका मत रखिएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके बस में सिर्फ एग्ज़ाम देना है और कुछ भी नहीं है। तो इतना याद रखिएगा कि एग्ज़ाम आपको देना है, तैयारी करते रहिए। हमसे जो भी हो जाएगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।